नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मोमेंट में। इस वीडियो में इस वीडियो से हम कक्षा 10 की गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम प्राकृत संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्राकृत संख्याएं। एक, दो, तीन, चार, डैश 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 डैश, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। देखिए, जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने में काम आती है, वस्तुओं को गिनने में हमारी मदद करती है, वे संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। अब देखिए, इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, तो ये समूह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याएं। संख्याओं का ये समूह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती है अपनी पूर्णांक संख्याएं। देखिए, जब आप पूर्ण संख्याओं में किसे सम्मिलित कर दें? ऋणात्मक संख्याओं को। ऋणात्मक संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं, तो संख्याओं का ये समूह क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं। संख्याओं का ये समूह क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्याएं, जिसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश डैश, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P बटा Q के रूप में लिख सको, जहां P व Q क्या हो? पूर्णांक हो। जहां P व Q क्या हो? पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल किसके हो? 0 के। परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q क्या हो? पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल किसके हो? 0। जैसे देखिए, जैसे 2/5 है, यहाँ पर 2 और 5 क्या है? पूर्णांक। तो ये कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। जैसे आप लिख दीजिए -1/5। -1 क्या है? परिमेय संख्या। -1/5 क्या है? परिमेय संख्या। और -1 क्या है? पूर्णांक। जैसे आप लिख दीजिए 0/6, यहाँ पर 0 व 6 क्या है? पूर्णांक, और हर में क्या नहीं है? 0, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। जैसे आप लिख दें √2/4, यहाँ पर Q तो क्या है? पूर्णांक, किंतु √2 क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। अतः जो ये संख्या है, ये क्या नहीं है? परिमेय नहीं है। ये √2/4 क्या नहीं है? एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना जरूरी है? उसे आप P बटा Q की फॉर्म में लिखें, और P और Q क्या हो? पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल किसके हो? 0 के। देखिए,
q बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता? जब आप किसी संख्या में 0 का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा? भागफल अपरिभाषित। इसलिए यहाँ पर q बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। आशा है आपको परिमेय संख्याएं समझ में आई होंगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहां p व q क्या हो? पूर्णांक, और q नॉट इक्वल किसके हो? 0। परिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या है? √2, √5, √7। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो संख्याएं रूट में होंगी वे सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √4 है, ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मान कितना होता है? 2। तो 2 मतलब कि √4 क्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। किंतु आप कहें √8, √8 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये एक परिमेय संख्या नहीं है। देख इसका मान क्या होता है? 2√2। यहाँ पर 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, किंतु √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जब आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। अतः जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती और अंडर रूट के अंदर होती है, वे सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्या हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या आएंगी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आएगी। और आप जानते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर क्या कौन कौन सी संख्याएं आती है? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब देखो आपका एक डाउट क्लियर कर दो। आप कहेंगे 2 एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? देखो 2 के नीचे आप 1 लगा सकते हो। 2 में आप 1 का भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 2। तो आप 2 के नीचे 1 लगा सकते हो। अब ये p बटा q की फॉर्म में बन चुका है, तो क्या कहलाएगी? ये परिमेय संख्याएं। अच्छा देखो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इनके सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। आप मतलब आप जितनी भी संख्याएं देखेंगे वो सभी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए भाज्य संख्या, जैसे भाज्य संख्या 12, इसके 2 से अधिक क्या होते हैं? गुणनखंड, इसलिए एक संख्या क्या है? भाज्य संख्या। इसे आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 में 3 का भाग देने पर अपने पास आएगा 1। अतः आप 12 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। यहाँ पर 2 व 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या। अतः हमने भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है? ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे आप इस गुणनखंड को कैसे लिख सकते हो? इसे आप 3 गुणा 2 भी लिख सकते हो। यानी कि जो इनका क्रम है ना, इसके बिना ये गुणनखंड
क्या होता है, अद्वितीय होता है। यानी कि इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस क्रम में लिखते हो, आप 3 को पहले लिखते हो या 2 को बाद में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रमेय का मतलब ये समझिए कि आप भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं अपन लोग। आप जैसे आप 20 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 20 में लगाइए 2 का भाग 10 आएंगे, फिर से आप 2 का भाग लगाएंगे 5 आएंगे, और फिर 5 में 5 का भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। अब 20 को किस तरह लिख सकते हो आप, 2 गुणा 2 गुणा 5। अतः हमने एक भाज्य संख्या थी 20, जिसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इस प्रमेय में इतना ही कहा गया है। देखिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी कि जो ये प्रमेय है इसका उपयोग हम HCF और LCM निकालने में करेंगे। देखिए, HCF क्या होता है, जब हमें कोई 2 संख्याएं दे दी जाए, जैसे 12 और 15, तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे, पूरा विभाजित कर दे। तो देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, 1 भी इन दोनों को विभाजित कर सकता है पूरा। अब इसके बाद आता है 3 इन दोनों को पूरा विभाजित कर सकता है। 5 15 को विभाजित कर सकता है, किंतु 12 को विभाजित नहीं कर सकता। अतः वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 3, जो इन दोनों को पूरा विभाजित कर देगी। अतः 12 और 15 का HCF क्या होता है, 3। अतः आपको ये समझ में आया होगा कि HCF क्या होता है। अब इसके बाद चलते हैं LCM पर। देखिए, LCM क्या होता है, जब हमें कोई 2 संख्याएं दे दी जाए, जैसे 5 और 4, तो आपको वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है जिसको ये दोनों संख्याएं क्या कर दे, पूरा विभाजित कर दे। जैसे वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, अब वो छोटी से छोटी संख्या होगी 20, जिसको ये पूरा विभाजित कर देंगे। देखिए, इससे छोटी संख्या होगी नहीं जिसे ये दोनों विभाजित कर दें। जैसे अगर आप 12 लेते हैं तो 12 को 4 तो विभाजित कर देगा, लेकिन 5 विभाजित नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप 10 लेते हैं, 10 को 5 तो विभाजित कर देगा, किंतु 4 विभाजित नहीं कर पाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 20 होगी। ये होता है LCM का मतलब। अब देखिए, LCM यानी कि इस प्रमेय से हम HCF और LCM कैसे निकालेंगे। देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या कि 12 और 20 का क्या निकालिए आप, LCM व HCF निकालिए। देखिए, पहले हम 12 का क्या करेंगे, 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, 2 का भाग देंगे 6 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का भाग देंगे 1 आएगा। अब देखिए, 12 को लिख दीजिए आप कैसे, 2 की पावर 2 गुणा 3। इसके बाद है 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 का भाग दीजिए 10 आएगा, फिर 2 का भाग दीजिए 5 आएगा, फिर 5 का भाग दीजिए 1 आएगा। अब इस 20 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 2 गुणा 5। अब देखिए, HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, कॉमन संख्याओं की निम्न घात। कॉमन संख्याओं की निम्न घात। देखिए, अब यहाँ पर कॉमन क्या है, आप कहेंगे 2।
2 ही कॉमन है क्योंकि 3 और 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है। अब उनकी निम्न घात, अब दोनों की घात समान है तो हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 2। अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए 3 होता तो अपन क्या लिखते 2 की पावर 2, ना कि 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। अतः संख्या 12 20 का HCF क्या है 4। अतः वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 4, जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। अब है LCM। LCM मतलब सभी संख्याओं की उच्च घात। सभी संख्याएं मतलब पहले आप उन सभी संख्याओं को लिख लीजिए। जैसे यहाँ हम LCM निकाल रहे हैं। LCM सभी संख्याएं कौन कौन सी है 2, फिर 3, फिर 5। अब देखिए 2 की उच्च घात क्या है 2, और 3 की तो एक ही घात है और 5 की भी एक ही घात है। अब इसे सोल्व कर लीजिए आप। 4 गुणा 3 गुणा 5 यानी कि 4 गुणा 15, मान निकल के आएगा 60। अतः LCM 12 20 का कितना निकल के आया अपने पास 60। तो इस तरह हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उस अभाज्य गुणनखंड करने के बाद HCF और LCM निकालेंगे। HCF मतलब कॉमन संख्याओं की निम्न घात, LCM मतलब सभी संख्याओं की उच्च घात। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।